अनु भाई, ये क्या गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। अरे नहीं, अब तो बहुत ज़रूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। बहनों और भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है ख़त्म। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदावर्ज है, गुड बाय और सत श्री अकाल। भाई और बहनों, सुनी आपने ये आवाज़, देखा आपने ये चेहरा। चेहरे के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस आवाज़ के बारे में ये दावा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने इस आवाज़ को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं न सुना हो। तो ये थे हुजूर आवाज़ की दुनिया के जानी मानी हस्ती अमीन सायानी साहब। हो जाए इनसे मुलाकात। हाँ तो भाई, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, सबसे पहला मेरा सवाल अमीन साहब ये है आपसे। भूल रहे हैं कि ये टेलीविज़न स्टूडियो है और हमें आपसे सवाल पूछना है, आपको हमसे नहीं। ओहो, मैं गड़बड़ कर गया भाई। आदत है ना लोगों को इंटरव्यू करने की, फिल्म स्टारों को, तो आप फिल्म स्टार से कम तो लगते नहीं हैं। अच्छा चलिए, आप पूछिए सवाल। अमीन साहब, आपको इतना ज़्यादा टेलीविज़न पर, रेडियो पर और कमर्शियल्स में सुना कि सबसे पहले यही सवाल जहन में आता है कि आप कब और कैसे आवाज़ की दुनिया में चले गए? अरे ये बहुत पुरानी बात है। मैं करीब 9 साल का था, तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सायानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। और उन दिनों शुरू में वो वायर रिकॉर्डर जिसे कहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करके ख़ुद सुनो। तो पहली बार जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है ना, हम तो अंदर से सुनते हैं आवाज़, बाहर से नहीं सुनते, इसलिए जो वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई गई, तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज़ है। अच्छी लगी आपको? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तब से भाई मेरा नाता जुड़ गया। उसके बाद सन 1952 में कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड होने लगे रेडियो सिलोन के लिए, और उसमें मैं यूँ शामिल हो गया कि मुझे गाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। आजकल तो मैं सिर्फ एक जगह गाता हूँ, बाथरूम में, और मेरी बीवी आकर दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या? लेकिन उन दिनों मुझे सुनने का बहुत शौक़ था, यानी गा तो नहीं पाता था लेकिन सुनता था। तो एक प्रोग्राम वहाँ होता था नए गायकों का, जिसका नाम था फुलवारी, जिसके प्रोड्यूसर थे बाल गोविंद श्रीवास्तव और जिसके कॉम्पेयर हुआ करते थे मनमोहन कृष्ण जी। तो साहब मैं वहाँ जाया करता था सुनने। एक दिन, अब वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जैसे अब तो टेलीविज़न पर भी शुरू हो गए हैं, रेडियो पर तो उस ज़माने से थे ही। तो वो एक नाम नहीं लूँगा वरना प्रोडक्ट का नाम लूँगा तो आप कहेंगे साहब पब्लिसिटी कर रहे हैं आप। तो वो एक हेल्थ ड्रिंक सा था, डब्बे में मिला करता था जी। तो उसका प्रोग्राम था। तो वो जो अनाउंसर था, जो उस पेय की, उस हेल्थ फूड की तारीफ़ें किया करता था हर हफ्ते, वो साहब जो थे वो आए नहीं एक बार। तो मुझसे कहा गया कि भाई तुम बोल दो आज के लिए। तो मैंने बोला, तो उनको पसंद आ गया, कहने लगे अब हर हफ्ते आया करो बोलने। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे आप काम दिलवा रहे हैं, यानी मेरी ज़िंदगी का पहला काम। ये बताइए मुझे कितने पैसे मिला करेंगे? कहने लगे अमीन तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कि जी क्यों? कहने लगे पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने कहा तो? कहने लगे ये डिब्बा देखते हो तुम, इस हेल्थ फूड का डिब्बा एक हर हफ्ते मिला करेगा। और तब से मैं काफ़ी सेहतमंद। जी नहीं, माशाल्लाह दिख रहा है। अच्छा अमीन साहब, आपको सबसे पहले इस बात का एहसास कब हुआ कि ऑडियंस जो हैं वो आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं और आपकी आवाज़ अच्छी? भाई विपिन, ये सवाल तो तुमने पूछा, अब इसके आगे सवालिया जो चिन्ह होता है ना, वो निशान जो होता है, क्वेश्चन मार्क, वो नहीं लगा है। क्योंकि ये डिबेटेबल पॉइंट है कि लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। क्योंकि इसका एहसास सबसे पहले मुझे कब हुआ जानते हो? जब मेरी शादी हो गई तो मेरी बीवी ने एक बात बताई मुझे, और वो ये थी कि शादी से बहुत पहले, जब न उसको पता था कि अमीन जैसा कोई इंसान
इस दुनिया में है, न मुझे पता था कि रमा जैसी कोई लड़की है इस दुनिया में। वो दिल्ली में रहती थी, मैं बम्बई में रहता था, और एक बार बहुत गलती से उसने मेरा प्रोग्राम रेडियो पर सुन लिया, और जब सुना तो अपने भैया की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि ये कौन बोल रहा है, इससे कहो ना कोई कि ना बोले, बंद करे, टेल हिम टू शट अप। तो तभी मुझे एहसास हुआ कि यार पता नहीं लोग पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं। अच्छा अमीन साहब, क्या होता है कि जो रेडियो के आर्टिस्ट होते हैं और जब वो टेलीविज़न या किसी विजुअल मीडिया पर आते हैं, तो क्योंकि उन्हें तो रट के और पढ़ के बोलने की आदत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट आपको भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। देखिए पसीने छूट रहे हैं, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बहरहाल ये मैं ड्रामा कर रहा था, थोड़ा सा ड्रामेबाज तो हूँ भाई, हंगामेबाज हूँ। असली बात यह है कि मुझे इतनी घबराहट इसलिए नहीं होती है, एक तो आप बिल्कुल कूल एंड क्वाइट हैं, बिल्कुल भोले भाले जैसा कि मैंने कहा जी। दूसरे ये कि कुछ स्टेज की भी आदत है ज़िंदगी में भी, और स्टेज पर भी काफ़ी ड्रामे कर चुका हूँ मैं, तो लिहाजा बिना स्क्रिप्ट के पढ़ने की आदत है। वैसे रेडियो में हालांकि स्क्रिप्ट होती है सामने, अच्छा अनाउंसर वही होता है जो यूं स्क्रिप्ट पढ़े कि सुनने वालों को पता ना चले कि सामने स्क्रिप्ट है जी। अगर पता चल जाए तो एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, यानी श्रोता और वक्ता के बीच, और ये बहुत गलत होती है बात जी। अब इस बात का एहसास ख़ास तौर पर मुझे तब हुआ जब कई बार मैं फिल्म स्टारों को इंटरव्यू किया करता हूँ जी। आजकल तो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं चल रहा है ज़्यादा, लेकिन एक ज़माने में तो हफ्ते में 2-2 चला करते थे। और कई बार मैं ये देखता था कि जब स्टार स्टूडियो में हमारे आता था, तो चूंकि वो फिल्म स्टूडियो नहीं था, उसे सिर्फ अपनी आवाज़ से काम लेना होता था, तो वो माइक्रोफोन देखकर घबरा जाते थे। अच्छा, उनको अजीब सा लगता था कि अब उन्हें तो आदत है पड़ी हुई है कि भाई एक कैमरा है और एक शॉट लेना है। तो उसने हीरोइन की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कट। अब सब अगला शॉट आधे घंटे बाद, उस आधे घंटे में वो प्यार का मूड आए ना आए क्या पता। बहरहाल तो उनको ये आदत थी। और एक बार एक बहुत बड़े स्टार आए, नाम नहीं लूँगा मैं जी। अब वो पहले तो आते ही कहने लगे, करीब 3 बजे पहुँचे हमारे स्टूडियो में, और कहने लगे, साहब मैं तो यूँ नहीं बोल सकता, आप स्क्रिप्ट बनाइए, मैं बोलता हूँ जो पॉइंट्स देता हूँ स्क्रिप्ट बनाइए। तो 2-2.5 घंटे में जाकर उनकी स्क्रिप्ट बनी। फिर उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ के बोलना शुरू किया, तो लग रहा था पढ़ के बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा, आप वो स्क्रिप्ट हटाइए, आप पॉइंट्स आपको पता हैं, आप बिना स्क्रिप्ट के छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे। तो कहने लगे नहीं छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, मैं तो एक एक जुमला बोलूँगा और आप कट करते जाइए, फिर एडिट करते रहिए आप। तो उस 1 आध घंटे के प्रोग्राम के लिए मुझे रिकॉर्डिंग में 8 घंटे लग गए। 8 घंटे? 8 घंटे। तो ये गड़बड़ है भाई। वैसे भी होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इंसान जाता है तो शुरू में झिझक तो होती ही है जी। अब अगर आप मुझे टेलीविज़न से थोड़ी सी आदत तो होगी, मगर फिल्म शूटिंग में अगर आप डाल दें और सामने कोई राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद, राज कपूर टाइप के लोग हों तो मेरी तो छुट्टी हो जाए। वैसे अमीन साहब, आपने एक फिल्म में काम किया तो है? काम तो नहीं किया मैंने। हमने देखा है आपका रोल भूत बंगला में। अच्छा, हाँ भूत बंगला में सिर्फ वो थोड़ी सी अनाउंसमेंट की थी भाई, वो अनाउंसर की हैसियत से बुला लिया उन्होंने, और 1-2 गाने थे जिसकी कंपेयरिंग मैंने स्टेज पर की थी। लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? फिल्मों में काम क्यों नहीं किया भाई, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। इसकी वजह ये है भैया कि प्रोड्यूसर वैसे कई आए मेरे पास, और कई लोगों ने मुझे संदेश भी भिजवाया कि हम आपको हमारी फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो भी रोल मुझे मिलता ना, वो विलन का रोल मिलता। अब मैं देखिए सीधा साधा आदमी, में विलन कहाँ बनता, मुझे तो हीरो बनने की धुन मेरे सर पे सवार थी, इसलिए मैं हमेशा ना कह दिया करता था, और इसलिए मैं फिल्मों में नहीं गया और रेडियो में आ गया। आपने बहुत से स्टार्स को इंटरव्यू किया और जाहिर है कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे। कोई ऐसा स्टार जिसने आपको तंग किया हो? तंग तो स्टार्स अक्सर किया करते हैं, वो इसलिए कि उनके पीछे भागना पड़ता है। वो बिज़ी स्टार, अच्छा स्टार होगा तो बिज़ी होगा, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर जो स्टार बहुत बिज़ी हो जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, वो कई फिल्में एक साथ शूटिंग उसकी चलती है,
तो उसको किसी इंटरव्यू के लिए अगर पकड़ना है, ख़ासतौर पर घर जाकर पकड़ना है, तो बहुत मुश्किल होती है जी। लेकिन हाँ, एक सितारे ऐसे हैं जो बिज़ी हों चाहे न हों बहुत भगाते हैं। कौन? और वो हैं मेरे बहुत अच्छे बड़े प्यारे दोस्त किशोर कुमार। उनका एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। गीतमाला का जिक्र मैंने किया था प्रोग्राम के शुरू में। कई लोग आपके जो दर्शक हैं, मैं श्रोता कहता रहता हूँ, तो दर्शक जो आपके हैं वो रेडियो पर सुन चुके हैं हमारा प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में एक ज़माना था कि हर साल के आखिर में जब एनुअल प्रोग्राम होता था तो उसमें हम कुछ सितारों को या गायकों को या म्यूज़िक डायरेक्टरों को बुलाया करते थे या लिरिक राइटरों को। उस साल बारी थी गायकों की। तो साहब हमने इंटरव्यू किया लता मंगेशकर को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, मुकेश भाई को, आशा जी को और तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये सब आए, सब बोल गए। गीता जी आई थी, गीता दत्त। उस साल टॉप पर गाना था, चोटी पर, किशोर दा का। अब किशोर से बड़ी मेरी पुरानी दोस्ती थी कॉलेज के ज़माने से। हम यानी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी, घर जाया करते थे उनके हम, वो कभी कभी आ भी जाया करते थे। तो मैंने फ़ोन किया, उनको कहा कि किशोर दा हमारे एनुअल प्रोग्राम के लिए आपको बोलना है। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं बोलता। खैर 4-5 बार उनको फ़ोन किया, मनाया। कहने लगा अच्छा फुला दिन तुम आ जाओ टेप रिकॉर्डर लेकर फुला स्टूडियो में। अब अंधेरी में स्टूडियो, मैं रहता हूँ केम्स कॉर्नर पर, मेरा दफ्तर है वहाँ कुलाबा में। अब कुलाबा में गया, एक बड़ा सा, उस ज़माने में काफ़ी भारी टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वो लिया मैंने, खुद ही उठाया, उसको टैक्सी में रखा, अंधेरी कुलाबा से पहुँचा मैं। और वहाँ जो पहुँचा तो स्टूडियो के गेट पर उस फिल्म के प्रोड्यूसर, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके प्रोड्यूसर खड़े थे। कहने लगे कि अमीन भाई बात यह है कि किशोर दा ने कहा है कि वो स्टूडियो में तभी आएंगे जब अमीन भाई जो हैं वो आकर चले जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया सर। मैंने कहा साहब इतनी अच्छी दोस्ती और मुझे टरका रहे हैं। तो मुझे इतना बुरा लगा कि उसके बाद 18 साल तक मैंने उनको न फ़ोन किया, न बातचीत की, न कभी उनको बुलाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो फिल्म बनाने लगे थे, तो एक फ़िल्म उनकी आई जिसके लिए वो इंटरव्यू खुद देना चाहते थे रेडियो पर। तो घर पे चलाया मेरे कहा अमीन भाई चलिए आज मतलब इंटरव्यू करना है हमारे प्रोग्राम के लिए आपको, तो आप चलिए और मुझे इंटरव्यू कीजिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने स्टूडियो फ़िक्स किया, मैं गया वहाँ उनको लेकर। अब जब वो अंदर बैठे माइक्रोफोन के पास, तब मुझे याद आई वो 18 साल पुरानी बात कि साहब 18 साल से मैंने इनको बुलाया नहीं है और साहब इन्होंने हमेशा मुझे परेशान किया है। तो मैंने उनसे कहा कि किशोर दा सावधान, आपको पता नहीं है शायद कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के उस दरवाजे के बाहर मैंने 2 पहलवान खड़े करवा दिए हैं। उनसे कहा है कि किशोर दा अगर मेरे एक और प्रोग्राम का इंटरव्यू किए बगैर अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो साहब वो पिटाई हो जाएगी आपकी, इसलिए आप ज़रा बच के रहिएगा जी। तो कुछ तो वो डरे, क्योंकि डरपोक भी हैं ज़रा। अच्छा। फिर समझ गए भाई ये मजाक कर रहा है, तो हंसे। कह लेंगे अच्छा भाई तुम भी क्या याद करोगे, मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो उस दिन उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने 4 आवाज़ें निकाली। अच्छा। कौन सी 4 आवाज़ें? एक थी किशोर कुमार के बचपन की, अच्छा, एक किशोर कुमार की जवानी की, जो वो जवान तो थे ही, अब भी हमेशा रहेंगे, और एक किशोर कुमार जो कि बूढ़ा हो चुका है जी। और चौथी आवाज़ एक जज की। ये इन तीनों को उन्होंने एक जज के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जज की आवाज़ भी खुद ही निकाली और मिमिक्री की उन्होंने, पता है किस स्टार की? वो पुराने हमारे मरहूम तिवारी साहब हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे विलन। तो तिवारी साहब की आवाज़ में उन्होंने जज की आवाज़ निकाली और उन्होंने तीनों को इंटरव्यू किया। अच्छा अमीन साहब, क्या है कि हर चीज़ इस दुनिया में बदलती है और बदलाव अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या है कि आपका जो स्टाइल है वो पिछले 30-35 साल से वही है, तो आप बदलना नहीं चाहते हैं कुछ? भाई विपिन, मुझे लगता है कि तुम मेरे प्रोग्राम सुनते नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत कम है, इसलिए शुरू में तो तुमने सुना ही नहीं होगा कि कैसे प्रोग्राम हुआ करते थे और क्या स्टाइल हुआ करता था। शुरू में जो स्टाइल था वो धूम धड़ाका, ये वो जिसे पंच स्टाइल कहते हैं जी, वो उस ज़माने में इसलिए हुआ करता था, उसका एक राज है। वो ये था कि उन दिनों हमारी जो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी वो हमारे कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, उसमें एक रेडियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट था
जिसमें एक स्टूडियो था जो अच्छी तरह से साउंड प्रूफ नहीं किया गया था। और जाहिर है कॉलेज में हम सब विद्यार्थी जो थे वो काफ़ी शोर मचाते थे, आजकल भी मचाया करते हैं। तो चूँकि साउंड प्रूफिंग ठीक नहीं था उस स्टूडियो का, तो रिकॉर्डर साहब हमसे कहा करते थे कि देखिए बाहर शोर बहुत हो रहा है, हम फेडर जो है वॉल्यूम का वो ज़रा कम रखते हैं, आप चिल्लाइए। तो इस तरह से चिल्लाने की आदत हो गई, वो स्टाइल बन गया जी। लेकिन उसके बाद जब इक्विपमेंट अच्छा आया, स्टूडियो अच्छे आए, टेप काफ़ी अच्छा मिलने लगा, ट्रांसमिशन ठीक होने लगा, तो आवाज़ भी बदलती गई। अब देखिए टीवी जो आ गया है, यहाँ तो आवाज़ बहुत साफ आती है, एफएम पर आवाज़ आती है, तो लिहाजा मुझे चिल्लाना नहीं पड़ रहा है। वरना मैं यूँ बात करता कि हंडा साहब आप बताइए आगे क्या कौन सा सवाल है आपका। लेकिन मैं तो बहुत ही खामोशी के साथ बोल रहा हूँ, हैं। तो देखिए आवाज़ बदलती गई, ज़माना बदलता गया। अच्छा अमीन साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी जो ज़बान है वो खिचड़ी ज़बान है, जिसमें अंग्रेज़ी भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। तो आपको नहीं लगता कि शुद्ध ज़बान जो है एक कंपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है? एक बात शायद आपने नोटिस नहीं की, आज इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले हम कहाँ बैठे थे? दूरदर्शन केंद्र के वेटिंग रूम में जी। वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सरल हिंदी का प्रयोग करें, हैं। तो भाई भाषा वो होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, एक ऐसे माध्यम के लिए जिससे कि आप किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा वो होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। मेरे लिए ये बहुत आसान है। वजह इसकी यह है कि मैंने न क्लिष्ट हिंदी सीखी न दकीक उर्दू सीखी, थोड़ी सी मैंने उर्दू सीखी, थोड़ी हिंदी सीखी। 7 साल पहले तो मैंने गुजराती पढ़ी, उसको ज़बान से निकालते निकालते मुझे 7 साल लगे जब हिंदी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। अंग्रेज़ी में ब्रॉडकास्टिंग 9 साल की उम्र से शुरू की थी। हिंदी में तो मैंने 21-22 साल की उम्र के बाद कदम रखा हिंदी में जी। तो हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, थोड़ी सी फ़ारसी, ये वो, संस्कृत भी थोड़ी बहुत, श्लोक वो एक दो मुझे, हिस्ट्री चूँकि मैं पढ़ा करता था इसलिए श्लोक भी पढ़ लेता था जी। तो ये सभी भाषाएं सम्मिलित हैं मेरी ज़बान में। अब इस पर मुझे एक किस्सा याद आया कि एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी आप शायद बहुत भाषाएं जानते हैं, बताइए कितनी? तो मैंने जवाब दिया कि मैं हाँ वाकई बहुत ज़बानें जानता हूँ, लेकिन एक ज़बान ऐसी है जिस पर मैं आज तक काबू पा नहीं पाया, और वो है मेरी बीवी की ज़बान। अच्छा, इस पर एक और किस्सा याद आया। एक बार दूरदर्शन ही पर कमलेश्वर साहब को तो आप जानते हैं ना जी। उनका एक प्रोग्राम हुआ करता था परिक्रमा। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अमीन तुम आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। मैं घबरा गया, कांप गया कि साहब ये ज़बरदस्त वक्ता, यानी हिंदी के इतने माहिर, और साहब जब बोलते हैं तो यूँ लगता है कि कोई प्रोफेसर बोल रहा हो और शब्दकोश बोल रहा हो। तो भाई ये उनके सामने मैं क्या बोलूँगा, मेरी तो भाषा बिल्कुल खिचड़ी है बम्बई वाली। तो साहब मैं घबराते घबराते पहुँचा दूरदर्शन केंद्र, और साहब शुरू होने से पहले, यानी टेलीकास्ट था, लाइव टेलीकास्ट, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कमलेश्वर भाई मुझसे ज़रा बताइए तो सही कि आप क्या पूछने वाले हैं। कहने लगे नहीं घबराओ नहीं, हम ऐसे ही 1-2 सवाल पूछेंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर पूछिए। साहब लाइट ऑन हुई, कैमरा ऑन हुआ, प्रोग्राम शुरू हुआ। इन्होंने 2 मिनट तक तो लेक्चर दिया शुरू में, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि क्या हिंदी बोल रहे हैं साहब। उसके बाद वो मेरी तरफ मुड़े और पहला ही सवाल उन्होंने यही किया जो आपने किया अभी, कि आप, उन्होंने ज़रा इतने मुहज़्ज़ब तरीके से नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आप भाषा को इतना मर्डर क्यों करते हैं, मतलब इतना उसका खून क्यों कर रहे हैं, उसकी हत्या क्यों करते हैं। मैंने कहा साहब देखिए भाषा 2 पहियों की गाड़ी है, हैं, एक वक्ता एक श्रोता। अब इसमें दोनों पहिए छोटे बड़े हो जाएं तो कैसे चलेगा। मैं वही बोलता हूँ जो सब समझें, और जब मैं बोलता हूँ तब सब समझते हैं, जब कमलेश्वर बोलते हैं तब बहुत कम लोग समझते हैं। अच्छा अमीन भाई, जी तो चाहता है कि आपसे और बातें करें, लेकिन वक्त की पाबंदियाँ हैं, तो हम चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम आप ही ख़त्म करें। मैं ही ख़त्म करूं? जी भाई, ख़त्म करना बहुत आसान है, बस इतना कहना होगा कि बहनों और भाइयों बहुत बोर किया आपको, अब माफ़ी चाहता हूं, इजाज़त चाहता हूं, नमस्ते। कुछ मज़ा तो आपको आया होगा, लेकिन मेरी वजह से नहीं, विपिन हंडा साहब की वजह से, क्योंकि बड़े अच्छे सवाल इन्होंने पूछे। धन्यवाद आपका।